Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, GGSSS Gangwa Hisar. We going to study about chapter 11.1, chapter name Marketing and Marketing Mix. Today's topic basis of marketing, meaning of marketing, features of marketing and functions of marketing. Please student listen attentively and prepare notes for future. So let's begin. Today's first topic is basis of marketing. Basis of marketing यानी विपणन के आधार। तो इसमें हम जो हमारी मार्केटिंग है उसके बेसिस क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, हम सुबह से शाम तक अनेकों प्रोडक्ट देखते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड, मक्खन, बिस्किट, पनीर, कॉपी, पुस्तक, स्कूटर, बहुत सारी। अगर सोचे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, अगर एक नज़र डाले देखें तो ये कहाँ से आती है, इनके प्राप्तकर्ता कौन है, इनकी पूर्ति करने वाले कौन हैं और वो किस नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, कौन प्राप्त करने वाला है, कौन पूर्ति करने वाला है, तो इनको किस नाम से जानते हैं, इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, कोई भी बता सकता है। जैसे वस्तुएं बाजार से आती है, इनके प्राप्त करने वाले यानी कि जो वस्तुओं को प्राप्त करते हैं उनको कहा जाता है कस्टमर, और जो इनकी पूर्ति करते हैं, जो मार्केट में लाकर बेचते हैं, उनको कहा जाता है सेलर या मार्केटर। ये तीनों ग्राहक, विक्रेता और विपणन करते, यानी कि ग्राहक व विक्रेता और विपणन, ये ऐसे शब्द है जिनकी मार्केटिंग में बहुत ही अहम भूमिका होती है। यानी कि अगर ये तीनों ना हो, कौन कौन, बाजार, ग्राहक, विक्रेता और पूर्तिकर्ता, तीन चीजें, ग्राहक, बाजार और विक्रेता, ये तीन ना हो तो मार्केटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हम कह ही नहीं सकते कि मार्केटिंग। तो इन तीनों वर्ड्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड जो हमारे क्वेश्चन इसमें आया है वो है मार्केट। तो मार्केट को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ट्रेडिशनल व्यू, यानी कि परंपरागत विचार के अनुसार बाजार किसे कहा जाता है। देखो, प्राय बाजार से हमारा अभिप्राय उस विशेष स्थान, एक पर्टिकुलर प्लेस से होता है जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और क्रय विक्रय का सौदा करते हैं। यहाँ पर्टिकुलर प्लेस आ गया, मतलब यहाँ बाजार के लिए एक भौतिक स्थान, फिजिकल प्लेस होना, उस पर जोर दिया गया है। लेकिन वास्तव में बाजार के लिए किसी भौतिक स्थान का होना जरूरी नहीं होता, बल्कि केवल क्रेता और विक्रेताओं का मिलना जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वे एक विशेष स्थान पर ही मिले, बल्कि वे कहीं भी मिल सकते हैं, उनका आमना सामना होना भी जरूरी नहीं है। जैसे जो ये सौदा है, जो ये डीलिंग है, वो टेलीफोन पर भी हो सकती है, पत्र द्वारा भी हो सकती है, इंटरनेट के माध्यम से जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी है, इन आजकल के जो तरीके हैं उनके द्वारा भी की जा सकती है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं से भी किसी भी समय डीलिंग कर सकती है। तो ये जो था वो था हमारा ट्रेडिशनल व्यू, जिसमें फिजिकल प्लेस बताया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना जरूरी है और वहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में ये व्यवहार कर सके। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग। मॉडर्न व्यू अगर देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बाजार का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। यानी कि इसमें दो समूह आ जाते हैं, एक तो वास्तविक जो वस्तुओं को खरीद लेते हैं, एक संभावित वो है जिनको इन वस्तुओं की जरूरत है और उनकी जरूरत क्या, उनकी आवश्यकता है इन वस्तुओं की, तो उनको भी हम किस में इंक्लूड कर देते हैं, मार्केट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक नए मॉडल की कार बिक्री के लिए तैयार है,
ये सभी लोग जो इसको कुछ मूल्य देकर खरीदने के इच्छुक है, इस उत्पाद का बाजार कहा जाएगा। यानी कि जो लोग इस मॉडल की कार को कुछ मूल्य देकर खरीदने के लिए रेडी है, तैयार है या चाहते हैं, तो इस उत्पाद का बाजार इन्हीं को कहा जाएगा। इसी प्रकार वीके पब्लिकेशन की जो बिजनेस स्टडी की बुक को खरीदने के लिए या खरीदने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, उनको ही इस बुक का बाजार कहा जाएगा। तो बाजार मार्केट के बारे में हमने दो व्यू से पढ़ा, ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के अंदर तो मार्केट का मतलब है कि जो वस्तु वास्तविक जो क्रेता होता है उनको ही इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। और मॉडर्न व्यू के अंदर वास्तविक जो रियल और जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो खरीदना चाहते हैं वस्तु को, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हमारा वर्ड आया था कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर ग्राहक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अभाव में बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ग्राहक का अभिप्राय होता है व्यक्तियों, संस्थाओं, यानी कि पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं को खरीदता है। ग्राहक अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए विपणनकर्ताओं से संपर्क स्थापित करते हैं। विपणनकर्ता यानी कि जो वस्तुओं को बेचते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो उनको इच्छित वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करती हैं। ग्राहकों की अपनी आवश्यकताओं को रोटी, कपड़ा, मकान या किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है। जो आवश्यकता है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ग्राहकों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि होलसेल कस्टमर हो गए, रिटेल कस्टमर हो गए, फीमेल कस्टमर हो गए, मेल कस्टमर हो गए, इन्फेंट कस्टमर हो गए, यंग कस्टमर और ओल्ड एज कस्टमर। तो कस्टमर कई टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर रिच कस्टमर और लोअर इनकम वाले कस्टमर में भी आप डिवाइड कर सकती हो। थर्ड आता है मार्केट और सेलर। मार्केट मतलब मार्केटर और सेलर विक्रेता। देखो, विपणनकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति और संस्था से है जो ग्राहकों को आवश्यकता को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। जो विक्रेता होता है वो अपने ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि ग्राहक संतुष्टि खोजता है, जबकि विपणनकर्ता उसे संतुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि विपणनकर्ता जब प्रोडक्ट बनाता है तो वो पहले ये देखता है कि ग्राहक को किस चीज की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वस्तु बनाकर ग्राहक को अवेलेबल करवाता है, जिससे उसकी वो आवश्यकता पूरी होती है तो उसकी संतुष्टि भी विक्रेता पूरी कर देता है। इसलिए कहते हैं कि ग्राहक संतुष्टि खोजने वाला होता है, सेटिस्फैक्शन सीकर होता है, जबकि वो जो विपणन करता होता है वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हल्दीराम एंड आर्चीज ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स। विपणन करता जैसे हल्दीराम है, ग्राहकों की भोजन से रिलेटेड जो आवश्यकताएं होते हैं उनको पूरी करता है, जबकि जो आर्चीज ग्रीटिंग एंड गिफ्ट्स जो होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं वो लोगों की एक दूसरे को गिफ्ट देने या बधाइयाँ देने की जो आवश्यकताएं होती हैं वो उनको गिफ्ट्स या ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करके उनकी इस आवश्यकता को पूरा करते हैं। मुख्य रूप से देखें तो विपणनकर्ता दो प्रकार के होती हैं। विपणनकर्ता दो प्रकार के होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, दो प्रकार इनके नाम से ही पता चल जाता है। एक तो होता है वस्तु विपणनकर्ता, पहले नंबर वाले को हम कहते हैं वस्तु गुड मार्केटर या वस्तु विपणनकर्ता। वस्तु विपणनकर्ता वस्तुएं प्रोवाइड करके ही उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL अनेक प्रकार के नहाने के साबुन आदि चीजें बेचकर उनकी जो वस्तुओं से रिलेटेड आवश्यकता उसको पूरा करते, इस कारण से यह एक वस्तु विपणनकर्ता कहलाता है। सेकंड जो आता है वो है सर्विस मार्केटर। सर्विस मार्केटर या सेवा विपणनकर्ता। सेवा विपणनकर्ता वो विपणनकर्ता होता है जो अपनी सेवाएं देकर उनकी सेवा से संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, इंडियन एयरलाइंस, ये ऐसे विपणनकर्ता है
जो कोई वस्तु नहीं बेचते बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें सेवा विपणनकर्ता कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। विपणन का अर्थ क्या है? विपणन को भिन्न भिन्न लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो इसको क्या मानते हैं? विक्रय मानती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद रहे हैं, यानी कि जो शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इसको शॉपिंग भी कहना पसंद करते हैं मार्केटिंग को। कुछ और लोग जो है वो इसको क्रय विक्रय यानी मर्केंटाइजिंग कहते हैं, यानी कि क्रय विक्रय करने का काम क्या है? मार्केटिंग है। तो विपणन के ये सभी अर्थ आंशिक रूप से तो ठीक है, पर पूर्ण रूप से इनको ठीक नहीं कह सकते। विपणन का अर्थ अगर हम एग्जैक्ट देखें तो विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तुएं व सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रभावित करता है। इन सब क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है? मार्केटिंग कहा जाता है। इन क्रियाओं में मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाएं शामिल की जाती है। या हमने पढ़ा है ना कि सभी क्रियाओं का योग है। तो ये क्रियाएं कौन कौन सी है जिनको हम देखते हैं। सबसे पहली क्रिया है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि बाजार सूचनाओं को एकत्रित एवं विश्लेषण करना। सेकंड है विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग। थर्ड है उत्पाद डिजाइनिंग एंड विकास, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमापीकरण एवं ग्रेडिंग। फिफ्थ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। और 6 नंबर की आती है ब्रांडिंग। तो इस प्रकार ये 6 जो है ये क्रियाएं हैं जो कुल मिलाकर इन 6 क्रियाओं का जो योग होता है वो मार्केटिंग कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, देखो विपणन की मुख्य परिभाषा जो दी है वो दी है फिलिप कोटलर ने। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह आवश्यकता एवं इच्छा को प्रस्ताव उत्पत्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा मूल्यवान उत्पादों एवं वस्तुओं का अन्यों के साथ विनिमय करते हैं। तो इस प्रकार इसको हम ये कह सकते हैं, मार्केटिंग इज दैट सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating offerings and freely exchange product and services of value with others according to Philip Kotler। तो ये एक परिभाषा है जो मार्केटिंग के बारे में बता रही है फिलिप कोटलर के द्वारा। अब आता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि विपणन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो विपणन की विशेषता है वो है नीड एंड वांट, आवश्यकता एवं इच्छा। देखो विपणन जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने वाली एक प्रोसेस ही है। यही कारण है कि लोग इस प्रक्रिया की ओर प्रेरित होते हैं और सभी व्यक्तियों की आवश्यकता समान होती है लेकिन इच्छा अलग अलग हो सकती है। जैसे भूख जो लगना है वो एक आवश्यकता है, भूख सभी व्यक्तियों को लगती है, लेकिन आप अपनी भूख को किस तरीके से शांत करना चाहते हैं, किस चीज़ को खाकर शांत करना चाहते हैं, वो इच्छा है। एक व्यक्ति तो सांभर डोसा खाकर अपनी भूख को शांत करना चाहता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो दाल चावल खाकर उसको शांत करना चाहता है। तो इस तरह से भूख लगना जो है वो एक आवश्यकता है और उस भूख को अपनी इच्छित प्रोडक्ट से शांत करना वो इच्छा कहलाती है। तो एक विक्रेता ये खोज करता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं क्या है और उन्हें कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है।
तो इन इच्छाओं को, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है, तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या अलग अलग तरह के बिजनेस आपने मार्केट में देखे होंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। देखो, विपणन की दूसरी विशेषता है एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना। इसका मतलब होता है कि उत्पाद अथवा सेवा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना, जैसे उत्पाद या सेवा का नाम क्या है, प्रकार, मूल्य, साइज, उपलब्धि केंद्र। ये क्या है, जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो आपको उस प्रोडक्ट का नाम, उसका साइज, उसकी वैल्यू क्या है, साइज क्या है और कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ये सब ऑफर ही कर रहे हैं मार्केट में। ये क्या है, ये एक अच्छा प्रस्ताव, यानी कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो एक अच्छा बाजार प्रस्ताव है, या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बाजार प्रस्ताव या मार्केट ऑफर उसे कहते हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसे ग्राहकों की आवश्यकता और प्राथमिकता होती है अपने आसपास, यानी कि अपने जहाँ रेजिडेंस होता है उसके आसपास वस्तुएं अवेलेबल कराना, अलग अलग टाइप की, प्रकार की होना, साइज अलग अलग होना। तो ये सब क्या है, ये एक मार्केट ऑफर है और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है कस्टमर वैल्यूज। फीचर्स का थर्ड फीचर है कस्टमर वैल्यू, ग्राहक महत्व। एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी लागत और उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का विश्लेषण करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, उसकी लागत, उस प्रोडक्ट पर हम जो खर्चा कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट पर हम लागत कर रहे हैं, और उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि। जब उसे लगे कि उस प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली संतुष्टि उसकी लागत से अधिक है, तभी वह उसे खरीदता है। अगर कस्टमर को ये लगता है कि वो 50 रुपये खर्च करके किसी वस्तु पर और केवल उससे 20 रुपये की योग्यता जो है संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो एक प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं तब हमारे दिमाग में यही होता है कि जितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा का हमें फायदा होगा, और यही क्या होता है, संतुष्टि होती है। विक्रेता को ग्राहक की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही उत्पाद तैयार करना होता है, और जो विक्रेता क्रेता द्वारा उत्पाद को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में नहीं रखता, वह प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है। यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करें या प्रोडक्ट डेवलप करें तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आपका कस्टमर है वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म, विनिमय प्रक्रिया। विनिमय का विपणन में बहुत महत्व है। विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है अदला बदली करना। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक क्रेता और विक्रेता, और दोनों के द्वारा किए जाने वाले विनिमय से ही विपणन संभव होता है। यानी कि एक व्यक्ति पैसे देता है और दूसरा उसके बदले में वस्तुएं देता है। जैसे आप अगर बाजार से कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप दुकानदार को पैसे देते हैं और उसके बदले में वस्तु लेकर आते हैं, यही क्या है, एक्सचेंज है। ठीक है। उदाहरण के लिए विक्रेता वस्तुएं अथवा सेवाएं देता है और उसके बदले में धन प्राप्त करता है, या फिर धन की जगह कोई और चीज वो दे देता है। तो आजकल उत्पादन व उपभोग दोनों की दूरियां बहुत बढ़ गई है। इसको कम करने के लिए बहुत सारे मध्यस्थ जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारियों की मदद ली जा रही है, और ये सभी क्या करते हैं, विनिमय के द्वारा दूरियों को कम करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि विनिमय जो है विपणन का सार है। क्या है? एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। विनिमय के संबंध में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना जरूरी होता है। देखो, विनिमय के अंदर जो आपका एक्सचेंज होता है उसमें दो पार्टी का होना जरूरी होता है, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। सेकंड है, दोनों का एक दूसरे को कुछ देने में सक्षम होना चाहिए।
उत्पाद अगर आपके पास है तो सामने वाला अगर आपसे कोई उत्पाद लेता है तो उसके पास आपको बदले में कुछ देने के लिए होना चाहिए। दोनों में संदेश वहन योग्यता का होना अति आवश्यक है, इसके अभाव में क्रय विक्रय नहीं कहलाएगा। दोनों पक्षकारों में व्यवहार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकार अपनी अपनी संतुष्टि के लिए विनिमय करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस यानी कि विपणन के कार्य। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देखो विपणन के कार्य जो है कई कार्य हैं, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो विपणन का संबंध होता किससे है? वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से होता है। इसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचाया जाता है और इससे ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है। तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उपभोक्ताओं के आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए? जो अभी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी उससे रिलेटेड ही है ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। और इसके बाद है ब्रांडिंग के बाद है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो कुल मिलाकर ये जो मार्केटिंग है इसके अंदर 12 फंक्शन होती है, यानी कि 12 कार्य किए जाते हैं। तो इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है बाजार सूचनाओं को एकत्रण एवं विश्लेषण करना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बाजार सूचनाओं को एकत्रित एवं विश्लेषण विपणन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंदर ये जानने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है। इंफॉर्मेशन के अंदर हम पता लगाते हैं कि उपभोक्ता क्या चाहता है, वो कितनी मात्रा में चाहता है, वो किस मूल्य पर चाहता है, वो कब चाहता है। कब का मतलब है किस सीजन में चाहता है, और वो किस तरह का विज्ञापन देखना पसंद करता है, और वो प्रोडक्ट को कहाँ पर चाहता है, यानी कि वो दूर मार्केट से खरीद कर ला सकता है या अपने लोकल स्टोर पर वस्तु खरीदना पसंद करता है, यानी कि कैसी वो विपणन व्यवस्था पसंद करता है, किस तरह की विपणन व्यवस्था उसे पसंद आती है। तो उपभोक्ताओं से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करके फिर उनका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किस उत्पाद के लिए बाजार में अच्छे अवसर उपलब्ध है। तो इस तरह से पहला फंक्शन जो हमारा है वो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम मार्केट में जाकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या किस प्रोडक्ट का जो बाज़ार में है अच्छे अवसर है, जिसमें हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। सेकंड जो है वो फंक्शन है मार्केटिंग प्लानिंग, विपणन नियोजन। एक संगठन के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विपणनकर्ता द्वारा विपणन नियोजन किया जाता है, यानी कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विपणनकर्ता प्लानिंग करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी की किसी विशेष उत्पाद में बाजार में हिस्सेदारी है 25%, यानी कि उसका बाजार में जो हिस्सा है वो 25% है। कंपनी इसे बढ़ाकर 40% करना चाहती है। तो इस उद्देश्य कितना परसेंट बढ़ाना चाहती है? कंपनी 15% इंक्रीज करना चाहती है। कंपनी का जो उद्देश्य है वो अपना मार्केट हिस्सेदारी 15% इंक्रीज करना, यानी कि 25 to 40 ले जाना है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणनकर्ता के द्वारा उत्पादन स्तर, संवर्धन प्रयासों, इन सब के संबंध में योजना तैयार की जाएगी और ये निश्चित कर दिया जाएगा कि कब, क्या, कैसे और कौन करेगा।
ऐसा करना, ये जो प्लानिंग है यही क्या है आपकी, ऐसा करना ही विपणन नियोजन कहलाता है। थर्ड जो है टॉपिक हमारा है उत्पाद डिजाइनिंग तथा विकास, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उत्पाद विक्रय में उत्पाद डिजाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस कंपनी के उत्पाद का डिजाइनिंग अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है, निश्चित रूप से उसकी बिक्री बढ़ जाती है, भले ही उसका कोई पहलू कमजोर हो। अगर प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो अट्रैक्टिव होता है तो सेल इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि एक कंपनी के पास किसी विशेष डिजाइन का होना उसे प्रतियोगिता में एडवांटेज दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है उसको अट्रैक्टिव डिजाइन की वजह से। उत्पाद डिजाइनिंग के संबंध में मुख्य बात यह है कि इसे सिर्फ तैयार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको लगातार डेवलप करते रहना चाहिए। एक बार डिज़ाइन कर लिया आपने तो आप अगर ये सोचो कि हाँ हमने एक बार प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया अब मार्केट में हमारी विजय ही विजय होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप जैसे डिज़ाइन मिलता जुलता डिज़ाइन या आपसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन कोई और कॉम्पिटिटर ले आए, तो आपको हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना, आपका जो डिज़ाइन है उसको डेवलप करते रहना है, अपडेट करते रहना है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमापीकरण। प्रमापीकरण का अभिप्राय एक विशेष वस्तु के आकार, किस्म, डिजाइन, भार, रंग और प्रयोग किए गए कच्चे माल के संबंध में प्रमाप निश्चित करने से होता है। यानी कि हर एक चीज, आकार भी स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसकी वैरायटी, डिजाइन, कलर, उसका भार, वेट, सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ तक कि जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो भी स्टैंडर्डाइजेशन हो। ऐसा करके यह निश्चित कर दिया जाता है कि अमुक वस्तु में कुछ विशेष अवश्य है, कुछ विशेषता, कुछ खास है। ऐसा करके सैंपल के आधार पर विक्रय को संभव बनाया जाता है। प्राय हम देखते हैं कि व्यापारी कुछ ही वस्तुओं को देखकर बड़ी मात्रा में उसी प्रकार की वस्तुएं खरीद लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो सैंपल हमने देखा है वही सैंपल जो है इस व्यापारी के पास है और हमारे पास भी वही सप्लाई होंगे, तो स्टैंडर्ड का ये बेनिफिट हो जाता है। इसी आधार पर यही कहा जाएगा कि जो सैंपल वस्तु में देखी गई है सभी वस्तुएं इसी प्रमाप की होगी और एक जैसी वस्तुओं वाले माल को एक श्रेणी में रखने को श्रेणीयन या ग्रेडिंग कहा जाता है। ग्रेडिंग किसे कहा जाता है, इसका मीनिंग एक जैसी विशेषताओं या प्रमाप वाले माल को एक श्रेणी में रखने को श्रेणीयन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी एक्स वस्तु का उत्पादन करती है, उत्पादन के लिए 3 अलग अलग प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो एक्स वस्तु का उत्पादन 3 प्रकार का करना चाहती है कंपनी, जिसे नाम देती है उत्तम स्तर, मध्यम स्तर और न्यूनतम स्तर। इस आधार पर एक्स वस्तु को 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। एक्स वस्तु एक्स वस्तु एक्स ही है, ए वस्तु कौन सी होगी, उत्तम स्तर की वस्तु होगी, एक्स बी वस्तु मध्यम स्तर की वस्तु होगी, सी वस्तु न्यूनतम स्तर की वस्तु होगी। अब जो ग्राहक उत्तम स्तर की वस्तु खरीदना चाहेगा उन्हें एक्स ए वस्तु ही दिखाई जाएगी। ऐसा करने से ग्राहक के मन में यह शक नहीं रहेगा कि उसे निम्न स्तर का माल दिया गया है, तो इसलिए ये जो विक्रेता है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है और जो कस्टमर होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। श्रेणीयन क्रय विक्रय को सुगम बनाता है। श्रेणीयन का प्रयोग प्राय कृषि पदार्थों जैसे अनाज, कपास, तंबाकू, सेब, फल, इन सब के लिए भी किया जाता है। फिफ्थ हमारा फंक्शन है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसमें भी 2 पॉइंट है, आपके ध्यान से करना है। सबसे पहला है पैकेजिंग। पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तुओं के संग्रहण एवं परिवहन के समय उनमें टूट फूट, क्षय, क्षति आदि को कम करना है। पैकेजिंग से एक फायदा होता है कि वस्तुओं को लाने और ले जाने, उनको पकड़ने और उठाने में भी सुविधा रहती है।
तो पैकेजिंग से प्रोडक्ट सेफ भी रहता है, लाना ले जाना भी ठीक हो जाता है और एक दूसरी जगह पे उनको ट्रांसपोर्ट करते वक्त भी दिक्कत नहीं आती। कई बार ग्राहक अलग अलग मात्रा में वस्तुओं की मांग करते हैं, जैसे कुछ लो क्वांटिटी, कुछ मीडियम क्वांटिटी, कुछ ज़्यादा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए भी उन्हें अलग अलग मात्रा में पैक करना जरूरी है। वस्तुओं की पैकिंग के लिए क्या यूज किए जाते हैं? बोतलें, पीपे, प्लास्टिक के थैले, डिब्बे, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे ऑयल वगैरह, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, वो किस में मिलता है? उनकी अगर आप पैकिंग देखोगे तो 200 ml से लेकर बड़े बड़े 50 लीटर तक के कैन या बड़े बड़े पिप्पे जो है आपको मिलते हैं। इसी प्रकार अगर आपकी कोई सॉलिड वस्तु है, जैसे आप साबुन लाते हो, साबुन क्या आती है? एक सॉलिड ही होती है, तो वो क्या होती है? वो एक रैपर के अंदर लिपटी होती है। इसी प्रकार कुछ चीज़ें होती हैं जो डिब्बों में पैक होके आती हैं, तो ये क्या करती हैं? पैकेजिंग जो है वो एक तो उससे प्रोडक्ट सेफ होता है और एक लाने ले जाने में सुरक्षित रहता है और किसी प्रकार की टूट फूट और क्षति होने से भी बचाता है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर लेबल। लेबल वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी हुई एक ऐसी चिट होती है जो वस्तु और उसके उत्पादक के बारे में जानकारी देती है। लेबल देखो, यह लपेटन वाले कागज के ऊपर या सील के रूप में भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए दवाई की शीशी पर दवाई का नाम लिखा, दवाई की जो शीशी होती है उसके ऊपर एक रैपर सा लिपटा होता है, उस रैपर के ऊपर दवाई का नाम होता है, उत्पादक का नाम, दवाई बनाने का फॉर्मूला, उत्पादन की तिथि, सुरक्षित प्रयोग की अंतिम तिथि, बैच नंबर, मूल्य और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर इस तरह से हम जो है रैपर नहीं लपेट सकते हैं, तो उसके साथ एक चिट लगा दी जाती है, लटका दी जाती है। जिस चिट पर ये लिखा होता है उसे ही लेबल कहा जाता है और इसको तैयार करने की जो प्रोसेस होते हैं उसे लेबलिंग कहते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई शर्ट खरीद कर लाते हो, कोई जीन्स खरीद कर लाते हो, तो देखो उस कपड़े के ऊपर तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाएगी कि कौन सी कंपनी का है, कौन सा कपड़ा है, क्या रेट है, ये नहीं लिखा जाता। आपने देखा होगा उस शर्ट के साथ या उस जीन्स के साथ एक टैग सा लटका होता है, उस टैग के ऊपर एक चिट सी लटकी होती है, उस चिट के ऊपर कंप्लीट डिटेल होती है। तो यही क्या है? लेबल है। और ये जो तैयार करने की प्रोसेस है इस लेबल को, उसको लेबलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। प्रत्येक विक्रेता ये चाहता है कि उसके उत्पाद की बाजार में विशेष पहचान हो और ऐसा करने के लिए विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद को एक नाम देना होता है जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उनसे अलग होना चाहिए। इस विशेष नाम को ही क्या कहा जाता है? नामकरण या ब्रांडिंग कहा जाता है। नामकरण का उद्देश्य होता है कि एक विक्रेता की वस्तुओं को प्रतियोगी की वस्तुओं से अलग दिखा सके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई वस्तु है 777 के नाम से प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो यहाँ 777 उसका क्या बन जाएगा? ब्रांड कहलाएगा। हो सकता है एक्स वस्तु की ही किसी दूसरी कंपनी ने AAA नाम दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों कंपनियों के उत्पाद बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो जाएंगे। AAA 777। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, जब उत्पाद की ब्रांड का द ट्रेडमार्क एक्ट 1990 के अंदर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है और उसके बाद उस नाम को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, वो आपकी एसेट बन जाती है। सेवंथ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसलिए ग्राहक की हर संभव सहायता करना एक विपणनकर्ता का मुख्य कार्य है। एक विपणनकर्ता ग्राहकों को निम्न प्रकार की सेवा प्रदान करता है, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, जो कंप्लेंट होती है वो दूर करता है, हैंडलिंग कस्टमर, कोई शिकायत होती है उनको हैंडल करता है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करता है और प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है।
तो ग्राहक की इस प्रकार की गई सहायता उससे कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है। और आज के प्रतियोगी युग में ग्राहक जो सेटिस्फैक्शन है, ग्राहक संतुष्टि है, वो सबसे ऊपर है। इससे ग्राहक का किसी विशेष उत्पाद के प्रति लगाव बढ़ता है और वह बार बार उसी को क्रय करने लगता है। उत्पादों का मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। वस्तु का मूल्य निर्धारण करना विपणन प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वस्तु के मूल्य को वस्तु की लागत, लाभ की दर, प्रतियोगी उत्पाद का मूल्य, सरकार की नीति, इन सभी तत्वों जो इसको मूल्य को प्रभावित करते हैं उनको ध्यान में रखकर ही मूल्य रखा जाता है। वस्तु का मूल्य इतना निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो ग्राहकों को भी अधिक न लगे और संस्था को पर्याप्त लाभ भी हो जाए। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन या संवर्धन का अभिप्राय उपभोक्ताओं को कंपनी के उत्पादों के बारे में सूचना देना है या उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। इसकी 4 मेथड होते हैं जिनको हम आगे चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। तो विपणनकर्ता द्वारा इसके संबंध में लिए गए प्रत्येक निर्णय का प्रभाव बिक्री पर पड़ता है और कंपनी के बजट को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है कि प्रोडक्ट की प्रमोशन को किस तरीके से या किस मेथड से की जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस विपणन कार्य के अंदर यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तु उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यानी कि जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहां से लेकर जहां उपभोग हो रहा है वहां तक कैसे किस तरीके से पहुंचाएंगे। तो इसके भी 4 तत्व है, 4 एलिमेंट है जिनके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये जो 4 एलिमेंट है, तत्व है, इनके बारे में निर्णय लेना पड़ता है। भौतिक वितरण वस्तुओं को ठीक समय ठीक स्थान पर पहुंचाकर उनमें समय और स्थान उपयोगिता यानी कि टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको सबको ही पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है। ये जरूरी नहीं है कि जहां उत्पादन हो विक्रय भी वहीं हो जाए और उपभोग भी वहीं हो जाए। तो ये तीनों स्थान एक ही जगह हो ऐसा कंपल्शन नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो परिवहन जो है वस्तुओं के भौतिक वितरण के लिए कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी उसकी। लेकिन प्राय ऐसा कभी संभव नहीं होता। उत्पादन का स्थान अलग होता है, विक्रय का स्थान अलग होता है और उपभोग का स्थान अलग होता है। तो उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए संस्था के पास परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। ये जो साधन है कंपनी अपने भी खरीद सकती है और इनको रेंट पर भी ले सकती है। आपने कई बार देखे होंगे सड़कों पे, जैसे पेप्सी, कोका कोला, LML, ब्रिटानिया, इनके जो वाहन है, जैसे कोका कोला का आपने बहुत देखा होगा, पेप्सी का जिनके ऊपर प्रिंट किया होता है कोका कोला पेप्सी। जिन साधनों के ऊपर ये इनके कंपनी के नाम वगैरह प्रिंट होते हैं वो उन कंपनियों के खुद के साधन होते हैं, ये कंपनियों के वाहन होते हैं। ये वाहन विपणन परिवहन का कार्य करते हैं और परिवहन के साधनों का प्रयोग करके उन्हें इच्छित स्थानों पर प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? स्थान, प्लेस यूटिलिटी का सृजन होता है। अब आते हैं स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देखो, वस्तुओं की क्रय करने और उत्पादित करने और उन्हें विक्रय करने के बीच में बहुत सारे समय का अंतर होता है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में माल को सुरक्षित रखा जाए। विक्रय के इंतजार में माल को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े गोदाम, वेयर हाउस, उनमें माल को सुरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार माल को गोदामों में सुरक्षित रखने को ही संग्रहण कहा जाता है। संग्रहण का कार्य विपणन प्रबंधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें की गई लापरवाही सारे माल को खराब कर सकती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है इसमें तो पूरा माल जो है वो खराब
हो सकता है। तो ये क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट